नमस्कार दोस्तों। आज है 4 जून और आज हम पढ़ने वाले हैं 4 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एवं इससे जुड़े हुए रिलेटेड फैक्ट। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने कोविड राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। बात करें इसके बारे में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2021 को वस्तु एवं सेवा कर की 43वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता करी है। बात करें इस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं तो 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख फैसलों में कोविड राहत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का फैसला लिया गया है। साथ ही ब्लैक फंगस को नियंत्रित करने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग को छूट में सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन की सिफारिश जैसे प्रमुख फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। वहीं बात करें दोस्तों जीएसटी के बारे में तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है, जिसमें प्रथम है सीजीएसटी। एक केंद्र के लिए इसका का कर होता है। सेकंड है एसजीएसटी, जो राज्य के हिस्से का टैक्स होता है। थर्ड है यूटीजीएसटी या यूजीएसटी, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनके हिस्से का कर रहता है। और फोर्थ है आईजीएसटी, ये केंद्र और राज्य दोनों के हिस्सों का इकट्ठा कर होता है, जो दोनों का शामिल रहता है। बात करें जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश तो फ्रांस ने 1954 में लागू करी थी और वर्तमान में 115 देशों में लागू है। बात करें वहीं भारत की तो यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू करी गई थी और यह प्रथम बार असम में लागू करी गई थी, जो प्रथम राज्य भारत का है। वहीं बात करें इसके प्रमुख की तो वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण अपने यहाँ पे भारत में है। अगला है कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने 10 लाख की निधि की घोषणा करी है। बात करें इसके बारे में तो कोविड 19 के कारण अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत योगदान पीएम केयर फंड के माध्यम से तब तक दिया जाएगा जब तक कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, ताकि कोविड 19 के कारण अनाथ बच्चे को प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का कोष तैयार किया जा सके। वही बात करें योजना की, इन अनाथ बच्चों को इस अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए 18 वर्ष से शुरू होकर 23 वर्ष पूर्ण करने तक 5 वर्षों के लिए मासिक वृद्धापा दिया जाएगा। दोस्तों, केंद्र के साथ ही कुछ राज्यों ने भी योजनाएं लागू करी है, जिनमें प्रथम है उत्तर प्रदेश। इन्होंने बाल सेवा योजना का ऐलान किया है। सेकंड है मध्य प्रदेश, इन्होंने सीएम कोविड बाल कल्याण योजना लागू करी है। तीसरा है त्रिपुरा, जिसने बाल सेवा परियोजना लागू करी है। चौथा है असम, यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लागू करी है। और बात करें हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश की तो इन्होंने बाल सेवा योजना लागू करी है। दोस्तों, यह सेवाएं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो 2 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो देख लीजिए, उनमें हमने इन योजना के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। अगला है नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया है। बात करें इनके बारे में तो दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस से नाम वापस लेकर सबको चौंका दिया है। वहीं वर्ल्ड नंबर 2 ओसाका ने ट्विटर पर बयान कर यह बात की पुष्टि करी है। नाओमी ओसाका ने 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की थी। फ्रेंच ओपन के तहत पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात करें इनके बारे में तो नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन में शानदार शुरुआत करते हुए रोमानिया की पेट्रिसिया मारिया टिक को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली थी। 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका ने 1 घंटे 47 मिनट तक चले मुकाबले में 63वीं रैंक हासिल करी है, जो पेट्रिसिया को 6-4 7-6 से हरा दिया था। वहीं बात करें ओसाका के बारे में तो इन्होंने अब तक 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, जिनमें पिछले साल का यूएस ओपन और इस साल का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी शामिल किया गया है। अगला है चीन ने खत्म की 2 बच्चों वाली नीति, अब मिली 3 संतानों की अनुमति। बात करें इसके बारे में
तो चीन में यह घोषणा की गई कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति होगी। सरकार ने यह कदम घटती प्रजनन दर में सुधार लाने और वर्कफोर्स की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने हेतु उठाया है। साल 2019 में चीन में प्रसव दर लगभग 6 दशकों में सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। बात करें दोस्तों, चीन की सरकार ने फैसला क्यों उठाया है, तो यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, जिनमें पता चला था कि उसकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। इसके बाद चीन पर दबाव बढ़ा है कि वह जोड़ों को अधिक बच्चे पैदा करने हेतु प्रेरित करे और जनसंख्या की गिरावट को रोके। अगला है, देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है। बात करें इसके बारे में, तो दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को द्वारा 31 मई 2021 को प्रस्तुत किया गया था। इफ्को ने भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित अपने 50वीं वार्षिक आम सभा के दौरान यह फैसला किया था। बात करें इफ्को की, तो इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया लिक्विड को इसके वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा कई वर्षों के शोध के बाद स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। बात करें दोस्तों, नैनो यूरिया लिक्विड क्या है या कैसे काम करता है, तो फसलों के पोषक तत्वों की दक्षता में सुधार के लिए नैनो तकनीक से उत्पादित यूरिया को नैनो यूरिया कहा जाता है। यह नैनो यूरिया पारंपरिक तरल यूरिया की जगह लेगा और यह अपनी आवश्यकताओं को कम से कम 50% तक कम कर सकता है। यूरिया के बारे में अगला है, नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है, जो बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन भी बढ़ाता है। भूमिगत जल की गुणवत्ता पर भी इस नैनो यूरिया लिक्विड का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर प्रभाव के साथ ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है, सांग यिंग हंग ने बनाया सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का विश्व रिकॉर्ड। बात करें इनके बारे में, तो त्सांग यिंग हंग ने केवल 25 घंटे और 50 मिनट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो इस चोटी को सबसे तेज गति से फतह करने वाली पहली महिला बन गई है। इस 45 वर्षीय महिला ने 39 घंटे और 6 मिनट के पहले के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसे एक नेपाली महिला पर्वतारोही फुंजो जांगमू लामा ने बनाया था। बात करें इनके बारे में, तो 23 मई को एक बेस कैंप के कपड़े बदलने के लिए केवल 2 ब्रेक लेने के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है, जो कि 29,032 फुट शिखर पर 17,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को लगभग 13 घंटे से अधिक समय से तोड़ा है। बात करें दोस्तों माउंट एवरेस्ट की, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था और यह अभी वर्तमान में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। बात करें पर्वतारोहण की, तो प्रथम बार कौन चढ़ा था, तो इसमें 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेजिंग नाइपे ने इस पर पहली बार सफलता हासिल करी थी। अगला है, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस में मराठा समुदाय को मिलेगा आरक्षण। बात करें इस फैसले के बारे में, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा समुदाय के लोगों को बड़ा उपहार दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं दोस्तों, ये इसके अलावा ये मराठा उम्मीदवार सीधी सेवा भर्ती में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस क्या है, तो ईडब्ल्यूएस का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। केंद्र सरकार ने इस साल 2019 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के तहत शिक्षा और नौकरी में आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आरक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों का पारिवारिक खेती
की ज़मीन 5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, कोरोना वायरस के बाद अब चीन में H01N3 का पहला मामला सामने आया है। बात करें इसके बारे में, तो चीन में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। चीन में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पता चला है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून 2021 को जारी करी थी। बात करें दोस्तों इस वायरस के बारे में, तो H10N3 बर्ड फ्लू वायरस का एक कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर स्ट्रेन है। इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत ही कम है। चीन में एवियन इन्फ्लुएंजा के कई अलग अलग स्ट्रेन है और कुछ ही लोगों को यह संक्रमित करता है। दोस्तों ये थे हमारे 4 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। बात कर लेते हैं 4 जून के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो आज 4 जून को आक्रमण के कारण शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।